दोस्तों आज का टॉपिक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का टॉपिक है यूपीआरसी सेक्शन 34 दाखिल खारिज से संबंधित कि दाखिल खारिज आपको क्यों करवाना चाहिए और यदि आपने नहीं करवाया है तो क्या क्या आपको परेशानियां आएंगी और दाखिल खारिज को लेकर प्रशासन में कमियां क्या हैं, क्या इस पर और सुधार हो सकता है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कई लोग दाखिल खारिज न करवाने की वजह से कई लोगों के साथ प्रॉपर्टी बेचते समय धोखाधड़ी हो जाती है। उन्हें फर्जी संपत्ति बेच दी जाती है, फर्जी कोई प्लॉट या फर्जी जमीन बेच दी जाती है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि दाखिल खारिज में कुछ समस्याएं भी हैं। समस्याएं कैसे हैं कि यदि मान लीजिए आपने आज रजिस्ट्री करवा ली, मान लीजिए आपने 1 जनवरी को रजिस्ट्री करवा ली, उसके लगभग 30 से 35 दिन बाद, लगभग 35 डेज के बाद जो है आप दाखिल खारिज उसे करवा सकते हैं। यदि आपने वो दाखिल खारिज नहीं करवाया तो जो भी रेवेन्यू के अधिकारी हैं वो खुद से दाखिल खारिज नहीं करेंगे। पहली तो ये बड़ी गलती है कि अगर किसी ने रजिस्ट्री करवाई है, उसने रजिस्ट्री स्टाम्प का पैसा दिया है, रजिस्ट्री करवाई है, तो उसके आधार पर जो राजस्व कर्मचारी हैं, जो तहसीलदार के यहाँ जो दाखिल खारिज होता है, उन्हें स्वतः दाखिल खारिज कर देना चाहिए। यदि कोई मामला निर्विवादित मामला है, उस पर कोई भी विवाद नहीं है, तो ऐसा नियम बनना चाहिए कि जो भी अधिकारी हैं वो स्वतः ही दाखिल खारिज कर दें। देखिए, इससे फायदा क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कई लोग लापरवाही करते हैं। जैसे मान लीजिए 100 रजिस्ट्रियां हुई, 100 में कम से कम नहीं तो 20% लोग, 100 में 20 लोग ऐसे हैं जो दाखिल खारिज नहीं करवा पाते या नहीं कराते लापरवाही के चलते। ठीक है, अब उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं, सपोज दैट ए ने बी को कोई प्रॉपर्टी रजिस्ट्री कर दी है। कोई मान लीजिए 1 बीघा खेत है, 810 वर्ग मीटर मान लीजिए जगह है, 1 बीघा खेत, उन्होंने बी को रजिस्ट्री कर दी। अब बी ने लापरवाही की या मान लीजिए किसी कारणवश उन्होंने उसका दाखिल खारिज नहीं करवा पाया और ना ही प्रार्थना पत्र दिया, ना ही उन्हें दाखिल खारिज करवाने के लिए कोई प्रोसेस किया, बल्कि वो बिल्कुल निर्विवाद मामला है। कोई भी उस संपत्ति पे कोई भी केस, कोई भी किसी प्रकार की उसमें कमी नहीं है। ठीक है, और बी ने किसी लापरवाही के चलते या समय न मिलने के चलते दाखिल खारिज नहीं करवा पाया। ठीक है, तो वो संपत्ति, रजिस्ट्री तो बी के नाम हो गई, कब्जा, सारे अधिकारों का ट्रांसफर तो बी के नाम हो गया, लेकिन वो जमीन खतौनी पे राजस्व अभिलेखों में, राजस्व रिकॉर्ड में जो है ए के नाम ही दर्ज है कि फला जमीन जो है 1 बीघा जमीन ये ए के नाम। अब भाई रजिस्ट्री जबकि हो चुकी है, सारे अधिकारों का ट्रांसफर भी हो चुका है बी के नाम, पैसा भी पहुंच चुका है, अब बी ने दाखिल खारिज नहीं करवा पाया। अब हो सकता है यदि मान लीजिए ए व्यक्ति जिसने उसे बेचा था उसी का नाम अभी भी आ रहा है, तो ए यदि मान लीजिए बेईमान किस्म का है, फ्रॉड है, तो वो हो सकता है भविष्य में वही जमीन सी व्यक्ति को बेच दे। अब भाई सी व्यक्ति ने मान लीजिए वो जमीन 30 लाख की खरीदी, बाद में उसे पता चलता है कि ये इसकी रजिस्ट्री तो पहले ही हो गई, तो सी व्यक्ति के तो 30 लाख रुपए चले गए। ठीक है, सी व्यक्ति का कोई भी दोष नहीं है, लेकिन उन्हें जो है 30 लाख रुपए का जो है आर्थिक नुकसान, जिससे उन्हें मानसिक भी पीड़ा होती है। जिस व्यक्ति के 30 लाख या 20 लाख 10 लाख रुपए जाते हैं उसे बहुत ही ज्यादा मानसिक पीड़ा पहुंचती है। तो अब ए ने फ्रॉड किया, तो सरकार कुछ ऐसा नियम बनाए कि यदि ए ने बी को बेची है, रजिस्ट्री कर दी, तो उसी दिन राजस्व अधिकारियों को, उसी कुछ दिन बाद राजस्व अधिकारियों को, दोनों लोगों को, दोनों पार्टियों को, ए और बी को नोटिस जारी करके वो दाखिल खारिज जो है अनिवार्य रूप से कर देना चाहिए। अगर दाखिल खारिज हो जाता तो ए जो है वो फर्जी जमीन सी को रजिस्ट्री न कर पाता। ठीक है, इससे समाज में दूसरे लोगों के साथ जो गलत हो रहा है, जो अन्याय होता है, जो करप्शन हो रहा है, जो धोखाधड़ी हो रहा है, इस पर कहीं ना कहीं रोक लगी। ठीक है, दूसरी बात यह है कि यदि मान लीजिए ए ने बी को संपत्ति बेची है, बी ने दाखिल खारिज नहीं करवा पाया है, ए ईमानदार है, मान लीजिए उसने दाखिल खारिज नहीं करवाया है, तो वो जमीन जो है खतौनी में ए के नाम ही चलती रहेगी पीढ़ी दर पीढ़ी। मान लीजिए ए व्यक्ति एक्सपायर कर गया तो उसके ए के जो भी उत्तराधिकारी होंगे उनके नाम जमीन पहुंच जाएगी। मान लीजिए लड़के हैं, उनके पिता ने संपत्ति बेची थी, उन्हें मान लीजिए नॉलेज है, बेची थी, तो वो कुछ नहीं करेंगे अगर सही है तो। मान लीजिए लड़के जो है वो 420 फ्रॉड है, तो लड़के भी वो संपत्ति बेच सकते हैं।
ठीक है, किसी सी व्यक्ति को या अन्य किसी व्यक्ति को बेच सकते हैं, पैसा ले सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति उसे खरीदेगा उसके साथ तो अन्याय होगा, क्योंकि वो जमीन पहले ही बेची जा चुकी है बी को, और उसकी रजिस्ट्री जो है वो पहले ही बी को कर दी थी, लेकिन बाद वाली रजिस्ट्री जो है वो इनवैलिड होती है। तो इस तरीके के फ्रॉड जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यदि इन फ्रॉड को रोकना है तो इस पर नियम कोई ना कोई बनाना पड़ेगा, और जरूर बनाना, सरकार को जरूर बनाना चाहिए कि यदि कोई किसी व्यक्ति को रजिस्ट्री करता है, रजिस्ट्री वो जमीन बिल्कुल निर्विवादित है, बिल्कुल सही है, तो तहसीलदार का ये फर्ज होना चाहिए कि दोनों लोगों को नोटिस जारी करके उस जमीन का दाखिल खारिज उस व्यक्ति के नाम कर देना चाहिए जिस व्यक्ति ने वो जमीन खरीदी है, जिस व्यक्ति ने उस जमीन पर स्वामित्व प्राप्त किया है। तो ये सुधार करना चाहिए, नियम बनाना चाहिए, इस पर कोई कानून बनाना चाहिए। अगला जो सबसे बड़ी गलती जो है दाखिल खारिज की, मैं आप लोगों को बता दूं कि देखिए, अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो दाखिल खारिज अवश्य कराना चाहिए। ठीक है, कई जगहों पर प्लाट का दाखिल खारिज लोग नहीं करवा पाते हैं, तो प्लॉट का भी दाखिल खारिज करवाना चाहिए। मैंने आपको बता दिया कि परेशानी क्या आएगी, परेशानी यही आपको आएगी। मैं फिर एक बार बता दूं कि यदि आपने वो जमीन दाखिल खारिज नहीं करवाई तो आप उसके कानूनी रूप से आप मालिक भले बन गए, सारे अधिकार ट्रांसफर हो गए आपको, लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में जो ऑनलाइन खतौनी वगैरह जो भी है डाटा उनके पास, उनके यहाँ वही व्यक्ति का नाम आएगा जो व्यक्ति आपको बेच चुका है, जिसका उस पर उस जमीन पर कोई भी अधिकार नहीं है। तो वो उसका दुरुपयोग कर सकता है, वो उस पर लोन निकाल सकता है, उसके बच्चे उसे बेच सकते हैं या लोन निकाल सकते हैं। तो ये जो दूसरे के साथ जो गलत हो रहा है, ये जो समाज में बहुत ज़्यादा मान लीजिए 420 हो रही है, फ्रॉड हो रहा है, इसे अवश्य रोकना चाहिए और इस पर कानून बनना चाहिए। अब मान लीजिए कई लोग ऐसे भी होंगे जिनका 20-20 साल से दाखिल खारिज नहीं हुआ है, उन पर लेट पेनल्टी लगती है, या 229B जिसे धारा 144 कह सकते हैं, ये जो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 है, इसमें धारा 144 कर दी गई है, इसके अधीन आप घोषणात्मक वाद लाइए। तो ऐसे मामलों में परेशानी होती, जैसे मान लीजिए किसी ने 15-20 साल नहीं करवा पाया, तो तहसीलदार को ये पावर है कि उसका दाखिल खारिज नहीं कर सकता है, इनकार कर सकता है। तो इन सभी जो भी ये कुछ कमियां हैं, इन पे सुधार होना चाहिए, इन पे कानून बनना चाहिए। जैसे कोई सरकारी ज़मीन है तो सरकारी, जैसे मान लीजिए कई बार क्या करते हैं, जो मान लीजिए फ्रॉड लोग होते हैं, 420 लोग होते हैं, वो ग्राम सभा की ज़मीन पर कब्जा करके प्लॉटिंग करके बेच देते हैं दूसरे व्यक्तियों को। तो जिसने बेच दिया है उसने तो पैसे रख लिए, लेकिन जिसने खरीदा है, जिसका 20 लाख या 30 लाख रुपए जा रहा है, उसे किस बात के लिए दंड दिया जा रहा है, आर्थिक दंड, जो कि उसे मानसिक रूप से भी परेशान करेगा। तो इस पर सरकार को कानून बनाना चाहिए कि भाई आपकी सरकारी ज़मीन है तो उसको जो है आप किसी भी आप बाउंड्री उसकी करवा सकते हैं, लेखपाल राजस्व अधिकारियों की कमी नहीं, आप उसकी बाउंड्री करवा सकते हैं, जिससे जो भी व्यक्ति हैं उन्हें तुरंत पता चल सके कि भाई ये सरकारी ज़मीन है और इनसे दूर रहो। कोई आप जो है उसका किसी भी प्रकार से उसका बाउंड्री वॉल करवा सकते हैं, ठीक है। या मान लीजिए आप जो भी है खतौनी में स्पष्ट रूप से शो होना चाहिए और स्पष्ट रूप से उसका नक्शा होना चाहिए, जिससे जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की ज़मीन के पास कोई सरकारी ज़मीन है, ठीक है, तो उसकी अलग से बाउंड्री होनी चाहिए, चिन्हित कर दिया जाना चाहिए, जिससे जो भी व्यक्ति खरीदे उसे तुरंत पता हो कि यहाँ तक सरकारी ज़मीन है, यहाँ तक तालाब की ज़मीन है, यहाँ तक ग्राम सभा की ज़मीन है, जो भी आरक्षित ज़मीन है उसका पता सभी को होना चाहिए। तो इससे जो है जो भी फ्रॉड हैं, जो सरकारी ज़मीन की जो लोग बेच देते हैं, इससे इनमें जो है बहुत कमी आएगी और ऐसे फ्रॉड को रोका जा सकता है। और सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है दाखिल खारिज की। जैसे मकान आपने बनवा लिया तो मकान का दाखिल खारिज करेंगे नहीं तहसीलदार महोदय, मान लीजिए जो भी राजस्व अधिकारी है वो मकान का दाखिल खारिज करते नहीं। तो ऐसी प्रक्रिया होनी चाहिए कि ये मकान है या मान लीजिए किसी का बहुत पुराना मकान है तो उनका भी दाखिल खारिज होना चाहिए। सरकार के पास भी एक रिकॉर्ड होना चाहिए कि भाई इसका ऑनर कौन है। और जैसे मान लीजिए कोई भी विवाद होता है तो जिस तरीके से दाखिल खारिज का केस चलता है, जैसे कोई विवाद है तो केस चलता है, दोनों पक्षों को सुना जाता है, बाद में तहसीलदार जो है उस पर अपना आदेश देते हैं, जो भी विवाद है उसे निर्विवाद करते हैं, उनका समझौता करते हैं। इसी तरीके से
जो भी आबादी के मकान हैं या मान लीजिए जो पुराने मकान हैं उनका भी दाखिल खारिज की कोई प्रक्रिया होनी चाहिए। और दाखिल खारिज की प्रक्रिया इतनी सरल होनी चाहिए कि अगर कोई किसी की ज़मीन बिल्कुल कोई विवाद नहीं है तो बहुत ही सरल दाखिल खारिज की प्रक्रिया होनी चाहिए, जिससे लोगों का कोई भी नुकसान ना हो सके, लोग जो है फर्जी ज़मीन ना खरीदें, लोगों का आर्थिक रूप से नुकसान ना हो। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।